एक बकवास गेम उसे कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा सुपर हो, या उस गेम की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो। टावर ऑफ ट्रायल्स इसी कैटेगरी में आता है। जब ये गेम नया नया मार्केट में आया था तो ये बहुत ही ज़्यादा फटा था और बहुत सारे लोग इसको कंप्लीट करने में लग गए थे। बट थोड़े टाइम बाद ही लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि टावर ऑफ ट्रायल्स को बीट करना इम्पॉसिबल है। इस गेम को कोई बीट ही नहीं कर सकता। जो लोग इसको खेलते थे वो एक टॉर्चर बन चुका था उनके लिए डेली। जो गेट का डीमन था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और जो आर्कटिक की ठंड थी -60 डिग्री, वो 1 घंटे में किसी को भी मार देती थी। हर फ्लोर का मैप 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा होता था। तभी से इस गेम का डाउनफॉल शुरू हो गया और लोगों ने इस गेम को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। बट तब भी कुछ प्रो लोगों ने इस गेम को खेलना छोड़ा नहीं और इस गेम को खेलते ही रहे, इसके इम्पॉसिबल डिफ़िकल्टी होने के बाद भी। पर इसी कैटेगरी में हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है, और आज इसने लेवल 50 क्लियर कर दिया था, और ये पहला आदमी बन चुका था जिसने ये गेम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और इस आदमी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इसने ये सच में कर दिया, और इसको ये करने में पूरे 11 साल लग गए। 11 साल पहले गेम आया था और आज जाके इसने ख़त्म करा है। उसके बाद ये बोलता है कि ये वहाँ के यूट्यूब, जो कि वहाँ का यूट्यूब है इस दुनिया का, वहाँ पे वीडियो अपलोड करेगा। फिर तभी इसको एक मैसेज आता है इसके मैसेज बॉक्स में, जहाँ पे लिखा होता है कि इस गेम का एक अपडेट आ रहा है, तो रात में ये मेंटेनेंस पे जाने वाला है। तो इसको समझ नहीं आता कि ये लोग अभी मेंटेनेंस पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इस गेम का प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है इससे। और उसके बाद ये बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि मेरे को गेम और खेलना है, तो ये चाहे कुछ भी करे। ये बंदा अब रिटायर करने वाला था अपने यूट्यूब करियर से, क्योंकि $500 पर मंथ कमा के ये अपनी लिविंग कॉस्ट नहीं निकाल सके। 27 साल का हो चुका था। रात के टाइम पे ये डिस्कॉर्ड पे बैठ के चिल कर रहा होगा, तो ये अपने दोस्तों को बताने जा रहा होता है कि ये रिटायर कर रहा है गेमिंग से। पर तभी ये बताता नहीं है। ये सोचता है कि कल सुबह उठेगा तो बता देगा, और ये रात में बिस्तर पे सोने चला जाता है। पर जब सुबह इसकी आँख खुलती है और ये सीधा जाकर अपना PC ऑन करता है, तो ये देखता है कि न्यूज़ में चल रहा था टावर ऑफ ट्रायल्स हैज़ बिकम रियलिटी। एक टावर शहर के बीचों बीच निकल चुका था, जो कि टावर ऑफ ट्रायल्स का टावर था। जो गेम है वो रियलिटी बन चुकी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सब हो क्या रहा है, और इसके सबको एक मैसेज आता है कि प्लीज़ क्लियर द नेक्स्ट डोर विद इन 90 डेज़। सारे रिपोर्टर्स इसी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे। गेम की जो स्क्रीन होती है वो रियल दुनिया में आ चुकी थी, और उस पर साफ साफ लिखा था कि रिबूट वर्जन और फर्स्ट अपडेट टावर ऑफ ट्रायल्स का हो चुका है। अगले फ्लोर पे जाने के लिए 90 दिन है आपके पास, और अगर आप फेल होते हो तो इस धरती पे से इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा टावर ऑफ ट्रायल्स। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता और बोलते कि मेरे को शांत रहने की ज़रूरत है, और फिर वो अपना अपार्टमेंट छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, मैं जानता हूँ, पर पता नहीं मेरे को इतना मज़ा क्यों आ रहा है। जब ये सेंट्रल सिटी में जाता है तो वहाँ पे सारे लोग सियोल को छोड़ने की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर ये बंदी बताती है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर शहर हर देश में ऐसे टावर्स निकल चुके हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर इन्हीं के बीच में से जाता है और एक मेट्रो स्टेशन के नीचे जाता है। वो सोचता है कि अभी भागने का नहीं, अभी रिट्रीट करने का वक्त है। वो यहाँ पर एक इवेंट के लिए आया था जहाँ पे स्पेशल आइटम्स मिलते हैं, पर जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, और ये सारे टावर ऑफ ट्रायल्स के वेटरन हैं। कोई फर्स्ट फ्लोर तक गया है, कोई थर्ड फ्लोर तक। तभी वहाँ पर एक कंपनी का CEO आता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को जानता है, क्योंकि ये उसी की कंपनी के अंडर काम करता था। ये हमारे मेन कैरेक्टर से जान पहचान करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये कितना ज़्यादा अच्छा गेम खेलता है, और ये बोलता है कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर सकते हैं, और जिससे कि तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी स्ट्रीम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये बार बार हमारे मेन कैरेक्टर को एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहा था। पर हमारा मेन कैरेक्टर जानता है कि ये लोग कितने करप्ट हो चुके थे, कि खुद तो इतने मज़े से रहते थे, इतने मज़े से खाते पीते थे, पर हमारे बाकी सारे लोगों को ये कितना ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और यही साथ हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद नहीं थी। तो अगली बार जब उसने उसके हाथ पे कंधा रखा तो उसने अपना सर लेके उसकी नाक में मार दिया, जिसकी वजह से पून हो गया उसकी नाक। और वो बोलता है कि अगली बार मुझे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। पर अब वो देखता है कि गेम शुरू होने का वक्त हो चुका है। तभी वहाँ पर एक चीज़ गिरती है और एक पेड़ निकलता है। फिर एक स्क्रीन आती है, द मैंग्रोव ब्रीड हैज़ अपीयर्ड। इस पेड़ के जो फल होते हैं उनको खाने से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। बस अभी सिर्फ 4 फल है इस पेड़ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की और मारा मारी होने लगती है। सबको फ्रूट ही चाहिए था। ये बंदा बोलता है कि अगर हम दोनों मिल के कोशिश करते तो हमें वो फ्रूट मिल जाता। अब ना तुम्हें और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर ये बंदा कहता है कि अगर तुझे कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखा कर, क्योंकि अभी तुझे बहुत कुछ नहीं पता इस गेम के बारे में। लोग वहाँ पे फ्रूट निकालते और खाते, जिससे कि उनकी एजिलिटी +3 हो जाती है। और उन लोगों को फ्रूट खाते ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा पावर फील हो रही थी। बट सिर्फ 4 ही फ्रूट्स थे वहाँ पर। और उसके बाद ही बोलते कि जिन लोगों ने गेम को सिर्फ ऐसे खेला है वही जानते होंगे, बट मैंने गेम बार बार खेला है।
तो अब मैं एक गलत रास्ता लेने वाला हूँ इस दुनिया में जीतने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पेड़ ने लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था और वो पेड़ हिलने की उसकी ब्रांचेस लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। तब लोगों को याद आता है कि जैसे हम इसके फल खा लेते हैं तो ये बंदा पागल हो जाता है, ये पेड़, और सब पे अटैक करने लगता है। कोई तो यहाँ पे 50 बार भी मर चुका होता है। सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के। हमारा मेन कैरेक्टर सीईओ को बोलता है कि तूने इतनी जल्दी हार मान ली। तो हमारा सीईओ बोलता है कि ऑफ कोर्स इस चीज़ से कौन लड़ेगा, अब हम लेवल 1 पर है, हम इसको हरा नहीं सकते। तो बंदा बोलता है कि हम इसको हरा सकते हैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गया? क्योंकि असली ताकत तो पेड़ के अंदर है। तो वो सीईओ को बताता है कि इस पेड़ को हम हरा सकते हैं और साथ मिलकर हरा सकते हैं। तो ये बंदा उसको बोलता है कि हमें बस इसको डिस्ट्रैक्ट करना है। मेरे 1 2 3 बोलने पर पेड़ की डायरेक्शन में भागने लगना। तो बंदा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने गेम बहुत बार खेल रखा है। तो गो बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर तो भागता है और उसके ऊपर ब्रांच अटैक भी करती है। पर उसके पीछे देखता है तो वो बंदा हिलता ही नहीं है और इस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा दे दिया था और वो चाहता था कि वो यहीं पर मर जाए। पर ये पहले से ये जानता था। और उसके बाद वो पेड़ का असली डिस्ट्रैक्शन ये नहीं था, उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी था। वो सीधा जाके उस सीईओ को दबोच लेता है। उसका सीईओ हेल्प मांगता है कि उसकी मदद कर दे, पर वो बोलता है कि अगर तुझे मदद चाहिए तो जाके अपने लॉयर्स को बोलना है कि वो कोर्ट में केस करे। तो वो बंदा रोने लगकर कहता है कि मेरे को ऐसे नहीं मरना, और फिर वो जो पेड़ होता है उसको निचोड़ के उसकी जान ले लेता है। और ये बंदा बोलता है कि बाय पीस ऑफ शिट, अच्छा हुआ कि तू बिल्कुल भी नहीं बदला। उसके बाद वो जो पेड़ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है और इसको इतना ज़्यादा खेल रखा होता है इस गेम को कि इसको अटैक के जो डायरेक्शंस होते हैं वो भी याद होते हैं। और इसने कभी सोचा भी नहीं था ये सब इसकी ऐसे हेल्प करने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हर चीज़ से डॉज कर लिया, बट तभी ये वैम्पायरिक वाइन्स नाम की स्पेशल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर उसी की डाली उठाता है। सारी 9-10 ब्रांचेस पर अटैक करती है, तो ये डॉज नहीं करता, उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसकी वजह से इस पेड़ ने अपना दिल इसको खुद ही दिखा दिया था। तो अब इसके ऊपर अटैक करना और भी ज़्यादा आसान था। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके हार्ट की तरफ भागता है और उसका दिल दबोचने की कोशिश करता है पेड़ का। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पेड़ से बहुत ख़तरनाक तरीके से लड़ रहा होता है। तभी वो पेड़ हमारे मेन कैरेक्टर पे स्लीप बटरफ्लाइज नाम का एक अटैक करता है। पर इस अटैक से बचने के बारे में सारे लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया होता है कि ये चीज़ तो मॉन्स्टर्स के ऊपर काम करता है और उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक ही है कि अपनी सांस रोक के रखो। कि अपनी सांस रोकते रोकते उसके दिल की तरफ बढ़ता है और एक ही हाथ मार के सीधे उसके दिल को दबोच लेता है उस पेड़ के और उस पेड़ को हरा देता है। फिर एक स्क्रीन अपीयर होती है कि यू आर द फर्स्ट टू डिफीट द मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड। और इसके बाद ये बोलता है कि इस पेड़ को हराने के बाद ना इसका एक्सपीरियंस मिलेगा ना इसको कुछ मिलेगा, इसको बस हॉल ऑफ फेम में जगह मिलेगी। और उसी हॉल ऑफ फेम में नाम डालने के लिए जो कि कल होने वाला है, इसको अपना नाम देना पड़ेगा सिस्टम को। बट ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि एक वीडियो भी रिलीज़ होती है जिसमें ये बंदा लड़ते हुए दिखेगा, तो ये अपना नाम नहीं बताता, जिसकी वजह से सिस्टम इसका नाम अननोन रख देता है और इसका फेस वीडियो में ब्लर होने वाला है। और ये अब उसी पेड़ के अंदर हाथ डालता है और बोलता है कि अभी इम्पोर्टेंट काम हॉल ऑफ फेम नहीं है, कुछ और है। अगर इस पेड़ के हर फ्रूट को खाने से 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एजिलिटी हो गई या स्ट्रेंथ हो गई, तो इस ट्री ऑर्ब को खाने से इसको टोटल 12 स्टार्ट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो कि 4 गुना होता है लेवल अप का। और उसके बाद ये ट्री ऑर्ब को खाता है और अपनी स्क्रीन देखता है अपनी एबिलिटीज़ की, तो वहाँ पे सीधा लिखा था कि स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 6, विद वाइटैलिटी 7, मैजिक 5 और स्टार्ट पॉइंट्स प्रोसेस 2। लेवल 1 पे 12 स्टार्ट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अभी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 1 प्लेयर है इस दुनिया का। 1 घंटे बाद एक वीडियो रिलीज़ होती है और वहाँ पर सारे लोग पागल हो चुके होते हैं कि मैंग्रोव ब्रीड को लेवल 1 पर किसने हरा दिया। कुछ लोग तो अभी भी डिसबिलीव में थे, कुछ लोग कह रहे थे इसने चीटिंग करी होगी। बट वीडियो अपलोड होते ही जब सब लोगों ने इसको लड़ते हुए देखा, इसका फेस ब्लड था तो कोई पहचान नहीं पाया ये है कौन, तो सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और सब समझ गए कि कितना ज़्यादा प्रो आदमी है। सारे रिएक्शन खतरनाक थे, बट हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके बाद इसको कई सारे ऑफर्स भी मिलते हैं कि हम तुम्हें 10 मिलियन देंगे, हम तुम्हें 100 मिलियन देंगे, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। बट हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर ये ऑफर उसको कल मिला होता तो ये 1 सेकंड नहीं लेता इसको ज्वाइन करने के लिए। बट अभी इस दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पैसे की कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए, तो ये कोई भी ज़्यादा पैसे के चक्कर। इसको अभी भी याद है कि जब ये स्ट्रीम करता था तो मकबैंग स्ट्रीम करने के लिए, मकबैंग का मतलब होता है कि आप खाना खाते खाते स्ट्रीम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना, उस चीज़ को स्ट्रीम करने के लिए इसको कितने दिनों तक भूखा रहना पड़ता था और पैसे जमा करने पड़ते थे। और अगर इसको अपॉर्चुनिटी कल मिलती तो ये ऑफकोर्स लेता, बट आज ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला।
क्योंकि अब दुनिया बदल गई है। ये अपनी नॉलेज किसी से भी शेयर नहीं करने वाला, चाहे वो 1 बिलियन बॉर्न दे या 10 बिलियन। अब बातें बहुत हो गई थी और ये अपने अपने अगले डेस्टिनेशन के बारे में सर्च कर रहा था। इसको पता चलता है कि जो टावर ऑफ ट्रायल का टावर है उससे बहुत ज़्यादा मैना लीक हो रहा है पूरे सियोल में, और इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा है। पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट और चेंज हुआ है। सारे आर्टिफैक्ट्स जो कि उस टावर के बाहर भी थे वो होली आर्टिफैक्ट्स बन चुके थे। वो आर्टिफैक्ट्स नकली तो थे बट वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और वो ओरिजिनल का एकदम हूबहू रेप्लिका थे। और सबसे ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हमारे मेन कैरेक्टर को मिलने थे द नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया में। तो ये सीधा निकल जाता है नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया, बिकॉज वो एक ट्रेजर चेस्ट था पूरा जहाँ पे काउंटलेस आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है क्योंकि कोरिया में सिर्फ एक ही नेशनल म्यूजियम है, मतलब सारे जो वेटरन्स हैं टावर ऑफ ट्रायल्स के वो सारे लोग वहीं पे गए होंगे सामान कलेक्ट करने के लिए। इसलिए अब इसको जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि इसको वहाँ नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉप के प्लेयर। जब ये नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया पहुँचता है तो इसको पता लग जाता है कि ये लेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे और पूरी जगह तोड़ फोड़ के जा चुके थे। यहाँ पर इसको एक डेड बॉडी भी मिलती है जो कि बुरी तरीके से जल रखी थी। तो यहाँ से कोई समझ जाता है कि किसी के पास फायर मैजिक की एबिलिटी आ चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर ने सोचा भी नहीं था कि लोग इतनी जल्दी इस नई दुनिया से अडाप्ट कर लेंगे। इतना ज़्यादा बोल्ड बिहेवियर कि किसी को मार देना है बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। बट फिर वो सोचता है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर मिडीवियल क्लासिक एरा गैलरी के आर्टिफैक्ट्स लेने आए हैं और सारी चीज़ बस एक ही चीज़ को चाहते थे, वो थी द ग्रेट मैप ऑफ ईस्ट लैंड, जो कि हर चीज़ बताता था टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में। इसके रूइंस कहाँ पर है, इसके मेजेस कहाँ पर है, इसके मॉन्स्टर्स कहाँ पर है, इसके आइटम्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो किसको ये आइटम नहीं चाहिए होगा, बट जो चीज़ लोगों को पता है उसके बाद भी ये चाहते हैं वो चीज़ है ये इस आइटम से 10th फ्लोर तक ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये आइटम किसको नहीं चाहिए होगा, बट हमारे मेन कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है क्योंकि उसने ये गेम बहुत पहले से ही खेल रखा है। और इस ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड की वजह से वो लोग जो असली इंपॉर्टेंट वेपन है वो उसके बारे में भूल जाएंगे और उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसी चीज़ को लेने के लिए आया होता है। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग इसी गैलरी में लड़ रहे होते हैं सामान के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर चिल्लाता है कि सब रुक जाओ। तो सब लोग उसे कहते हैं कि अबे तू कौन है जो तेरे लिए हम रुकेंगे। पर उसके बाद वो बंदा अपनी स्पेशल एबिलिटी दिखाता है और अपने दोनों हाथ पत्थर के बना लेता है। सब लोग चौंक जाते हैं कि इसके पास एक यूनिक एबिलिटी आ भी चुकी है और सब लोग रुक जाते हैं। ये बंदा भी यहाँ पर मैप ले नहीं आया था। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आकर बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आराम से रहो ना यार, शांति से रहो, और अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। पर वो आदमी उस बूढ़े आदमी को धमकी देता है कि वो उसको मार देगा और बूढ़े यहाँ से निकल जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर उस बूढ़े आदमी को अच्छा तो नहीं लगता है। वो अपनी एक उंगली बाहर निकालता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुझे क्या लगता है तेरे लिए क्या तेज़ होगा, मेरी गर्दन तोड़ना या चल के राख होना। उसके बाद वो अपनी उंगली पे फायर मैजिक ले आता है और आग लगा लेता है और उसके बाद वो उस आदमी पे फायर एबिलिटी से अटैक कर देता है। तो जो लाश हमने देखी थी जो बुरी तरीके से जल रखी थी वो इसी आदमी की थी और वो इसी बूढ़े ने उस आदमी का कत्ल करा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक लड़की आई भी होती है और वो बोलती है कि आपके पास फायर मैजिक है, इसने मैंने आपके साथ अलाइंस बढ़ाई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं यहाँ से मैप लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पीछे जो भी है उसको तुम संभाल लेना। तो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ आप जाओ, ये सारे मेरे शिकार हैं। उसके बाद वो बंदी एक स्टैचू निकालती है और उसके बाद अपनी पावर से उस स्टैचू के अंदर जान डाल देती है, जिससे कि वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अब वो बोलता है कि अगर अब कोई इस जगह से 1 इंच भी हिला तो वो सीधा सीधा मेरा दुश्मन बनेगा और वो सीधा मेरे पेट्स के द्वारा मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की सबको बोलती है कि प्लीज़ कोऑपरेट करना और सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हम बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, प्लीज़ हमें मारना मत। पर तभी उस लड़की का ध्यान जाता है कि इन सब में से एक ही लड़का है जो पूरे रास्ते में चलना शुरू कर देता है और हम सब जानते हैं कि आदमी कौन है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर और ये सच में यहाँ पर आकर बोलता है कि तुम लोगों ने तो इस जगह की ऐसी तैसी कर दी है, क्या तुम लोगों को हिस्ट्री के ऊपर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है? अगर तुम्हें सब करना ही है तो इसको कम से कम फाड़ो तो मत किसी चीज़ को, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए नहीं तो। पर उसके बाद वहाँ पे उस लड़की को कहता है कि तू क्या पागल है, तेरे को समझ नहीं आता कि तू कह क्या रही है। और उसके बाद उस लड़की को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से उसका जो वो चीज़ होती है स्टैचू वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। उसके कहने पे हमारे मेन कैरेक्टर पे जैसे वो अटैक करता है तो वो आदमी उसका स्पीयर लेता है और अपने एक ही हाथ से उसका स्पीयर लेकर फेंक देता है। लोगों को समझ गया था कि आखिरकार ये हुआ क्या। लोग कहते कि इसने तो उससे डॉज भी नहीं करा, ये अपनी जगह पे ही खड़ा रहा और उसने एक ही हाथ से उसका हथियार लेके फेंक दिया और उसके हाथ को भी कुछ नहीं हुआ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इन लोगों को मेरी पावर के बारे में पता नहीं, इसलिए ये लोग चौंक रहे हैं।
वो उस लड़की को बोलता है कि तेरे पपी का एक लौता हथियार तो मैंने फेंक दिया, तो अब वो क्या करेगा। तो लड़की बोलती है कि तुझे क्या लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही स्टैचू है, और वो बहुत सारे स्टैचूज अपनी बैग में से निकालती है और उन सबके अंदर एक साथ जान डाल देती है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। और वो लड़की पूछती है कि ये कैसा लगा तुझे, तेरे को अभी भी हंसी आ रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं तो बस देख रहा था कि 5 स्टैचूज एक साथ अपने छोटे से माना पूल से निकाल रहा है, मतलब ये भी कोई एवरेज पर्सन नहीं है, और ये बिल्कुल उसी बुड्ढे की तरह जो कि फायर मैजिक यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जो कि न्यूबी से ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब खतरनाक लेवल पे जाने लगे हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या लगता है ये सही है। तो लड़का बोलता है कि बिटवीन डिसेंट एंड नाइस तो वहीं पर तो आती है। जिसे सुन के उस लड़की को लगता है कि वो वापस कूल बनने की कोशिश कर रहा है और उसको ये आदमी बिल्कुल नहीं पसंद। तो उसके बाद वो लड़का क्या करता है, जो कि पीस उसने उठाया था उसी पीस को हवा में लेता है और उसके अंदर एक टाइगर की फोटो बनी हुई थी, तो वो उसके अंदर जान डाल देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इन दोनों की पावर्स के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो टाइगर जो होता है वो बाहर निकलता है और वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, कोई नॉर्मल टाइगर नहीं होता। वो टाइगर को सीधा जाकर बोलता है कि एकदम आप, और ये सुनते ही वो टाइगर सीधा उन 5 के 5 स्टैचूज़ के ऊपर हमला कर देता है। इस टाइगर के दांत इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं कि ये पूरे के पूरे पहाड़ को भी काट दे। मेन कैरेक्टर के आदेश पर वो टाइगर सारे के सारे स्टैचूज़ पर हमला कर देता है और उन सबको एक ही बार में काट कर फेंक देता है अलग अलग। इस टाइगर का मैना पावर इतना ज़्यादा था कि उस लड़की को खड़े रहने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने आज तक बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करा था, पर ये वाला सबसे अलग था। उसने ऐसा मेथड और इतनी ज़्यादा मैजिकल फोर्स आज तक महसूस ही नहीं करी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन उसके शरीर से अलग हो जाएगी, पर तभी उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो अब जीत नहीं सकती और वो हार मान जाती है, घुटने टेक देती है। वो रोने लगती है कि उसने अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकाले, बट उसके बाद भी ये आदमी है कौन जिसने उसको हरा दिया। उसके बाद वो लड़का उसके पास आकर बोलता है कि वो मुझे दे दो। तो लड़की बोलती है क्या चाहिए तेरे को। तो बोलता है द मास्क ऑफ तूतनखामुन। तो लड़की बोलती है कि तुझे उस मास्क से क्या लेना देना, वो तो यूज़लेस है कोरिया में। तो ये बंदा बोलता है कि चुपचाप दे दे वरना टाइगर हमला कर देगा, एंड जस्ट हैंड इट ओवर। और उसके बाद वो लड़की उसको मास्क ऑफ तूतनखामुन दे देती है और इस बंदे को जो चीज़ चाहिए थी उसको सेकंड आर्टिफैक्ट मिल जाता है जो उसको चाहिए था। और उसके बाद वो लड़की बोलती कि क्या तू ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड्स के लिए नहीं जा रहा। तो लड़का बोलता है कि हाँ अच्छा याद दिलाया, तुझे उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अपने टाइगर को आदेश देते हैं कि अगर इस जगह से एक कदम भी कोई हिलने की कोशिश करे तो उसको सीधा काट देना, और ये मेक श्योर करना कि मेरे को कोई फॉलो ना करे। और अब ये जा रहा है टावर ऑफ ट्रायल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी और या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलिक को लेने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का है कौन है और ये इसके पास आया कैसे। क्या इसने यूरी को हरा दिया, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब इनके सामने एक बैरियर था, इनको जिस रूम के अंदर जाना था वो रूम के अंदर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि ये एक 1 स्टार रैंक का बैरियर था। और उसके बाद वो बंदा उसको छूता है तो उसके आर पार नहीं जा सकता। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि ना कोई फिजिकल और ना ही कोई मैजिकल अटैक इस बैरियर के ऊपर काम करेगा। और उसके बाद वो बंदा अपनी ताकत को यूज़ करता है और ऐसा स्पॉट ढूंढता है जहाँ पे फ्लो ऑफ मैना डाइवर्ज कर रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है, और उसको ऐसा स्पॉट मिल भी जाता है। और उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि एक तरीका है जिससे हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें, बट उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये थी कि इसको अपना कॉन्स्टेंटली जो फ्लेम मैजिक है वो इस बैरियर पे यूज़ करना होगा और इस बैरियर को कमज़ोर करना होगा, और उसी देर में ये बंदा जो है वो अंदर घुसेगा और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस बूढ़े आदमी को चाहिए और इसको चाहिए वो लेकर बाहर आ जाएगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा तो तू कह रहा है कि मैं अपनी पावर यूज़ करूँ और तू अंदर जाएगा और तेरे को मैं बचा के रहूँगा और तू सारी चीज़ें लेकर आएगा। तो लड़का बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुझे यकीन नहीं हो रहा होगा, बट मैं करने के लिए तैयार हूँ और तुझे मेरे पे भरोसा रखना होगा क्योंकि जल्दी सुबह होने वाली है और हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि हम बिना कुछ लिए इस कमरे से जाएं या फिर इस म्यूज़ियम से जाएं। तो बूढ़ा आदमी मान जाता है कि क्योंकि उसने भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करा होता है तो वो भी बिना कुछ लिए यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो उसको बोलता है कि क्या तू मुझे प्रॉमिस करता है कि तू मेरे को द ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड दे देगा। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरे को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को कुछ अच्छी चीज़ चाहिए जो कि तेरे को पता भी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा बोलता है कि तू भी जानता है कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है तेरे पर ट्रस्ट करना, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग तैयार हो जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। वो बंदा अपना फायर मैजिक यूज़ करता है उस गेट पे, और उसी बीच में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बैरियर के अंदर घुस जाता है। बैरियर के अंदर घुसते ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि जल्दी करो, और वो बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और उसके बाद वहाँ पर एलेक्स देखता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई आ चुका है,
और उसने आयरन स्वॉर्ड ले रखी होती है। और जो भी वो बंदा होता है उसने अपना काम करा और यहाँ से निकल गया। और शायद वही आदमी जिसने यहाँ पे बैरियर भी लगाया था, उसको कोई भी चीज़ रिस्क नहीं करनी थी, बस अपना काम करके निकल जाना था। चाहे लोग लड़े चाहे लोग मरे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसके बाद भी आई एम श्योर उसको एक चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पर आयरन स्वॉर्ड जो उसने लिया वो एक सेकेंड रेट रेलिक है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो चीज़ लेने आया था वो उसको मिल जाती है। अभी क्या चीज़ है वो तो मेरे को पता नहीं। ये वही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टावर ऑफ ट्रायल्स के सबसे मोस्ट पावरफुल स्किल को बनाने के लिए। और उसके बाद वो एक और यहाँ पे रेलिक ले लेता है, एक और चीज़ ले लेता है और उसके बाद उन दोनों को जोड़ देता है। और फिर एक मैसेज आता है द टू रेलिक्स आर रिएक्टिंग टू ईच अदर। और इसके बाद ये दोनों रेलिक्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बोलता है मेन कैरेक्टर कि उसके पास अभी एक और काम बाकी है। वो अब एक और रेलिक लाता है और तीनों रेलिक्स को आपस में मिला देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दोनों चीज़ें मिल जाती, मतलब दोनों जो रेलिक्स है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। फिर वो एक और रेलिक निकाल लेते हैं और उसको भी उन लोगों के साथ रिएक्ट करवा देता है। और अब यहाँ पे बहुत तेज़ मैना ब्लास्ट होता है और यहाँ पर एक मैसेज आता है यू हैव सक्सेसफुली कंबाइंड द रेलिक्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको एक्वायर्ड हो चुका था वो रेलिक, द आई ऑफ द ट्रुथ, जो कि एक एस रैंक का डिफ़िकल्टी का रेलिक था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है कि हम दूसरे बंदे की स्टेटस विंडो देख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बट इस रेलिक को हम एक दिन में सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि आई ऑफ द ट्रुथ सबसे ग्रेटेस्ट आई है, ऐसी आई है। देयर आर ओनली 5 आइज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और ये उनमें से एक है जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास है। रेलिक्स को कंबाइन करने की वजह से उसका हिडन क्वेस्ट पूरा हो जाता है। उस हिडन क्वेस्ट के पूरा होने से उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती है। बट वो किसकी रिक्वायरमेंट्स है? वो रिक्वायरमेंट्स है कॉपिंग एंड स्टोरिंग द मैनी एबिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब वो किसी की भी एबिलिटी कॉपी करके उसको अपने अंदर स्टोर कर सकता है और फिर उन्हीं स्किल्स का यूज़ करके एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्किल भी बना सकता है। और यही है इसका सबसे बड़ा हथियार, यही है जिससे सबसे ज़्यादा ताकतवर प्लेयर बनने वाला है टावर ऑफ ट्रायल्स में। और उसके बाद उसको एबिलिटी मिल जाती है फ्यूजन की। फ्यूजन वही एबिलिटी है जिससे हम लोग मर्ज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दूसरों की एबिलिटीज चुरा सकते हैं। बट हर बार जब ये किसी की स्किल कॉपी करेगा तो ये ऐसे फ्री में कॉपी नहीं कर सकता। एक कंडीशन इसको सिस्टम देगा, उस सिस्टम की कंडीशन को पूरा करने के बाद ही वो स्किल को ले सकता है या फिर यूज़ कर सकता है। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि तेरा काम हो गया जल्दी कर। और उसके बाद वो बोलता है कि इस बूढ़े आदमी की एबिलिटी को एक कॉपी करके ट्राई ज़रूर करना चाहेगा। और उसके बाद वो आई ऑफ द ट्रुथ का यूज़ करता है इसकी एबिलिटीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पर इसको कंडीशन मिलती है कि मिन जंगबू जो उस बूढ़े आदमी का नाम है वो हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स मास्क के अंदर छुपाए रखता है। तो उसको अपना ट्रू फीलिंग्स नेचर जो है उसका वो सामने लाकर दिखाओ, तभी तुम्हें उसकी एबिलिटीज़ मिलेंगी। तो उसके बाद ये समझ जाता है कि इसको गुस्सा दिलाना है और उसके बाद इसकी ट्रू फीलिंग सामने आ जाएगी। कैरेक्टर को जैसे ही पता लगता है तो वो शुरू हो जाता है उस बूढ़े आदमी को परेशान करने। बूढ़ा आदमी उसको जैसे ही बोलता है कि बाहर निकल में अपनी ताकत और यूज़ नहीं कर सकता, तो वो उसको बोलता है कि तू अपनी पावर यूज़ करना बंद कर सकता है। उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कहता है कि ऑनेस्टली तेरे को कोई रीज़न भी नहीं था कि तू वो करता रहे, मैंने तो बस ऐसे ही बोला तेरे को करने के लिए। उस बूढ़े आदमी को समझ नहीं आता और बोलता है कि तू क्या बात कर रहा है, तो तूने मेरे को यूज़ करने के लिए बोली भी क्यों ये स्किल। तो ये बोलता है कि बैरियर तोड़ना तो बहुत ज़्यादा आसान था, मैं 1 सेकंड में वो बैरियर तोड़ सकता था। उस बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं करा जिससे वो बैरियर टूटे। और वैसे सच बताऊं, एक बैरियर पे हमला करने का मतलब ही है जब तुम्हारा अटैक उसको पियर्स ही नहीं कर सकता, ये बस वेस्ट ऑफ मैजिक है। और मैं ये देख के श्योर हो चुका हूँ कि इस बंदे का जो मैजिक लेवल है वो एकदम ही नीचे है, मतलब इससे तो काफ़ी नीचे है। और इसी बात की जब उसको इंश्योरेंस मिल जाती है कि इसका मैजिक लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जाता है सीधा ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड के पास। और उसमें के बाद उसको बोलता है कि 10th फ्लोर तक सारी चीज़ें मेरे को पता है, तो ये मैप मेरे लिए यूज़लेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें किसी और को फ्री में दे दूंगा। फिर वो लाइटर निकालता है और उस लाइटर से उसको आग लगा देता है। वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि तू क्या कर रहा है, पर ये बंदा एक ही चीज़ बोलता है कि मेरे को तो सब पता है, बट मैं किसी और को ये दे नहीं सकता 10th फ्लोर तक का मैप, क्योंकि एक एडवांटेज गेन कर सकता है वो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। बूढ़ा आदमी उसको मना कर रहा होता है, बट उसी के सामने पूरा मैप जलाकर राख कर देता है। और यही ओनली पॉसिबल वे था इसको गुस्सा दिलाने के लिए। और ये देखने के बाद उसको गुस्सा आ भी जाता है और वो उसको गाली देने लगता है। और उसके बाद वो अपना फायर मैजिक यूज़ करने लगता है। और इसी की वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी कंडीशंस पूरी हो जाती है और उसको भी फायर मैजिक मिल जाता है अपनी टेक्निक की वजह से। इसको मिल जाता है फायर एलिमेंट। और जैसे ही इसको सेव करता है तो इसको उस अटैक के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाती है, उस स्किल के बारे में। और ऑफ कोर्स बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके लिए विन विन सिचुएशन थी, बट अभी ये उसके लिए एक लूजिंग सिचुएशन हो गई और उसको गुस्सा आ रहा होता है मेन कैरेक्टर पे और अपना फायर मैजिक यूज़ करने लगता है। तो वो बंदा बोलता है कि एक बात चढ़ता है तेरे को समझ नहीं आ रही,
तेरे को क्यों लगता है कि मैंने वो मैप बर्न किया। और उसके बाद वो अपना फायर मैजिक अनलीश कर देता है जो कि मेन कैरेक्टर का होता है, और वो इस बूढ़े आदमी से तो बहुत ज़्यादा होता है। ये बूढ़े आदमी का फायर मैजिक तो कुछ भी नहीं होता उसके सामने, और उसको पता लग जाता है कि ये जिसके पास जो भी फायर एलिमेंट की स्किल है वो इसके जैसी ही है, और सच बताऊँ तो मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी स्किल इसके स्किल के सामने कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ करना नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। इस बंदे की ताकत देख के एक बात तो समझ जाता है कि इसको मैप की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसकी स्किल से तो बहुत ज़्यादा बेटर थी। तो फिर वो सोचने लगता है आखिरकार ये है कौन। फिर ये बंदा बोलता है कि अगर तेरे को क्लाइंब करना है टावर ऑफ ट्रायल्स बहुत आसानी से तो मेरी बात सुन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये उस म्यूज़ियम से बाहर निकल रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि टोटल 4 वेटरन्स आए थे इस म्यूज़ियम में जिनको गेम के बारे में पता था, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अभी हमें मेन कैरेक्टर की स्टार्ट विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे उसके लेवल, मैजिक, क्लास, एबिलिटी, स्किल सब कुछ लिखा हुआ था। इस बंदे को जितनी हो सके उतनी स्किल्स और उतनी सारी एबिलिटीज़ कलेक्ट करनी थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मैं तेरे से बाद में कॉन्टैक्ट करूँगा, और तब तक तू और वो जो लड़की नीचे है दोनों अपने लेवल्स बढ़ाओ मीन टाइम में। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद मैंने कुछ चेस पीसेस ऑब्टेन कर लिए हैं इस दुनिया में। मेरे पास अभी भी एक बहुत लंबी जर्नी है जाने के लिए, तो मेरे को सारी नेसेसरी स्किल्स गैदर करनी पड़ेगी पहले, ताकि मैं उसकी ये मदद से एक बहुत पावरफुल स्किल बना सकूं और उसको ऑब्टेन कर सकूं। पर इसके पास एक ही बॉडी है तो हर स्किल ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है इसके लिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टेस्टी जो एबिलिटीज़ हैं और स्किल्स हैं वही ऑब्टेन करेगा, और वही ये यूज़ करने वाला है। अभी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोरिया में बहुत टाइम से था तो इसको भूख लगने लगती है, और ये साइड में एक म्यूज़ियम के साइड में एक रेस्टोरेंट था तो उधर ही चला जाता है खाना वाना खाने के लिए, जहाँ पे सब लोग टीवी देख रहे होते हैं। और टीवी में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पे एटलीस्ट 23 डेथ्स हुई थी और मोर देन 50 लोग इंजर्ड हुए थे नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोरिया में, और ये सारी सीरियस इंजरीज़ है, और डेथ काउंट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इंजरीज़ की वजह से। और ऐसा ज्यूम करा जा रहा है जो गिल्ड के लीडर्स होते हैं वो सारे लोग रेलिक्स के पीछे जा रहे थे जो कि म्यूज़ियम में स्टोर थे, जो कि ग्रुप्स बनाए थे काफ़ी सारे लोगों ने, उन ग्रुप्स की बात हो रही है। और सिर्फ कोरिया में ऐसा नहीं हुआ था बल्कि पूरी दुनिया में यूएस, यूरोप, जापान और सारे अदर देशों में ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स हुए थे और ऐसे ही सिमिलर लॉसेस हुए थे। मेन कैरेक्टर ने जैसा सोचा था कि पूरी दुनिया के लोग अब अपना मूव करने में लग गए, कोई भी अब भागने के उसमें नहीं है, अब सब लोगों को टावर ऑफ ट्रायल्स खेलना है और उसको जीतना है। और उसके बाद हमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है उस म्यूज़ियम के अंदर की, जहाँ पे वो लड़की हमारा मेन कैरेक्टर की फाइट्स पूरा अच्छे से देख रहे होते हैं लोग। इनकी शक्लें नहीं दिखती बट पूरी फाइट ये लोग देख रहे होते हैं। लोगों को पता लग जाता है कि ये वही बंदा है जिसने पहले मैंग्रोव ऑफ ग्रीड को हराया था। और फिर वो न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं कि ये मानना मुश्किल है बट ये फुटेज कोई भी एडिटेड नहीं है और ना ही कोई फिक्शन है, ये रियल फुटेज है। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है, कोई पेंटिंग में से टाइगर कैसे निकाल सकता है, ये सब हो क्या रहा है। और ये वही बंदा है ना जो कि मैंग्रोव ऑफ ग्रीड को हराया था। अब यहाँ पर इस मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा, और ना एक दिन ये लोग इसको ज़रूर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर वो न्यूज़ रिपोर्टर बताता कि गवर्नमेंट अभी इन्वेस्टिगेशन करी एक अनआइडेंटिफाइड बिल्डिंग की जिसका नाम है टावर ऑफ ट्रायल्स, और एक डिपार्टमेंट खोला गया है जिसका नाम है अवेकेंड एसोसिएशन, ताकि ये लोग को यूज़ करके जो वेटरन्स है जिन्होंने इस गेम को खेला है उनकी एबिलिटीज़ को यूज़ करके वो लोग टावर ऑफ ट्रायल्स को हरा सके। अब मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसने जितना सोचा था कि काफ़ी हफ्ते लगेंगे ऐसी एसोसिएशन बनने में और लोगों को समझने में कि ये गेम है क्या, इसमें तो काफ़ी सारे हफ्ते लगने वाले हैं, बट गवर्नमेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है। अब हमें मिलाया जाता है हान संग जिन से, जो कि चीफ होता है इस न्यूली इस्टेब्लिश्ड अवेकेंड एसोसिएशन का। और यहाँ पर ये बोलता है कि मैं अभी तुम सबके सामने इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को और अवेकेंड मेंबर्स की ज़रूरत है। सारे लोग अलग अलग रैंक के हैं, सारे लोग बहुत अलग अलग पावर्स के हैं, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट 60 मिलियन वॉन की एनुअल सैलरी मिलेगी और ऐसे पोजीशन मिलेगी जैसे ग्रेड 7 गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलती है। ऑफ कोर्स हम उस बंदे की बात नहीं कर रहे जो इन वीडियोज़ में अपीयर हुआ है, और उसको एज अ चीफ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर उसने हमें ज्वाइन करा तो उसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए उसको वो मिले। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मानवा एक्सप्लेनेशन है और ये मानवा सोलो लेवलिंग के स्टूडियो से ही बन के आई है, तो उसी के जैसी है सिस्टम और इसका सारा जो क्रिएशन भी है, जो आर्ट स्टाइल वो सोलो लेवलिंग से बहुत ज़्यादा मिलता हुआ। तो आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए।